मॉड्यूल 2 लेसन नंबर 6 स्टॉक मार्केट रिटर्न्स। दोस्तों अभी हम लोग स्टॉक मार्केट रिटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री और स्टॉक मार्केट के फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो प्लीज़ ये लेसन कंप्लीट एंड तक देखो, तो आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। हमेशा हमने सुना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी सुना है कि सिर्फ सीए या फिर जिनका फाइनेंस बैकग्राउंड है वही लोग इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। इसके लिए हमेशा डर बना हुआ रहता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा हम न्यूज़ सुनते हैं कि इतना लॉस हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कभी कभी ऐसी भी न्यूज़ आती है कि इतना प्रॉफिट हुआ, उतना प्रॉफिट हुआ। जब मार्केट ऊपर जाना चालू होता है तो लोग ऐसा बोलने लगते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग बोलने लगते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस होता है। तो दोस्तों ये पूरा साइकिल फियर और ग्रीड के बीच में चलते रहता है। तो फैक्ट्स चेक करते हैं और देखते हैं स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स के बारे में। पहले हम इंडेक्स के रिटर्न्स देखते हैं, फिर हम स्टॉक्स के रिटर्न्स देखते हैं। स्टॉक मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स है। इंडेक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मॉड्यूल 2 लेसन नंबर 1 देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो लेसन ज़रूर देखना। तो अब हम निफ्टी के रिटर्न्स देखेंगे और जानेंगे कि किधर किधर निफ्टी ने क्रैश देखा है और वो क्रैश की वजह क्या थी। और उतना क्रैश होने के बावजूद निफ्टी का CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है वो देखेंगे। आप देख रहे हैं वो निफ्टी का चार्ट है। ये चार्ट हम लोग नवंबर 1995 से देख रहे हैं। निफ्टी का उस वक्त का क्लोजिंग 1000 पॉइंट्स था। तब से अभी तक कैसे निफ्टी ने मूवमेंट दी है वो हम मंथ टू मंथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझ के ये चार्ट हमने लाइव प्राइस मूवमेंट पे रखा है आपको कंप्लीट आइडिया देने के लिए। 1996 टू 1999 इस पीरियड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में नहीं थी। इस पीरियड में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे और किसी भी पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी और ये चलते रहा 1996 टू 1990 के बीच तक। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। स्टॉक मार्केट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को काउंट करता है, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। 1999 में कारगिल वॉर भी हुआ था। वॉर बहुत इम्पैक्ट करता है किसी भी इकोनॉमी पे। सबसे ज़्यादा पैनिक आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है जब वॉर जैसी सिचुएशन आती है। और फाइनली ये सारे इवेंट होने के बाद 1999 में हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलता है जिसमें NDA को मेजॉरिटी मिलती है। और फिर निफ्टी ने उस सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट देना स्टार्ट किया और 800 पॉइंट से निफ्टी 1800 पॉइंट्स तक जंप कर चुकी थी, यानी कि ऑलमोस्ट 225% का जंप बोल सकते हैं। उसके बाद USA में इंटरनेट बबल बस्ट होना स्टार्ट हुआ था और वो ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रहा था। और उसके साथ साथ इंडिया में भी एक स्कैम सामने आया था, केतन पारेख स्कैम। उन्होंने स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया था और उसका इम्पैक्ट हमें ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2003 तक देखने मिला था। निफ्टी ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट से गिर के 900 पॉइंट्स के नीचे जा चुकी थी। उस पीरियड में आपको याद रहेगा एक टेररिस्ट अटैक हुआ था USA के ऊपर और उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर हमें देखने को मिला था। और ये पीरियड स्टॉक मार्केट के लिए कंप्लीट डिप्रेस पीरियड था और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी। अब आता है 2003 और उस वक्त तक हमारे PM चेंज हो चुके थे और ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल थी। सारे इवेंट्स हो चुके थे और अभी मार्केट ग्रोथ की तरफ देख रहा था और उस वक्त मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया। आप देख सकते हैं ये सिलसिला ऑलमोस्ट 2008 तक चला और निफ्टी 900 पॉइंट से जंप करके 6400 पॉइंट्स तक चली गई थी। ये हिस्ट्री का सबसे अच्छा बुल रन था। इस वक्त लोगों ने बहुत पैसे कमाए थे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है। जैसे हमारी इंडिविजुअल लाइफ में हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखने मिलते हैं। और स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स डिपेंड है सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे। इसमें इमोशन इन्वॉल्व रहता है, वो हमें फ्यूचर के लेसन्स में सीखने मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में जब बुल रन रहता है तब नॉर्मल लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं और बहुत पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और ये हमेशा चलते आया है। 2008 तक मार्केट तो ऊपर जा चुका था और ऐसे कंडीशन में एक ऐसी चीज़ चाहिए थी मार्केट में जो मार्केट को क्रैश करे। मार्केट सेंटिमेंट्स काउंट करता है। 2008 में वो बुल रन के साथ साथ रियल एस्टेट प्राइसेस USA में बहुत बढ़ चुकी थी और बहुत गलत तरीके से लोन लोगों को दिया गया था। और वो सिलसिला स्टार्ट हुआ लेमन ब्रदर्स के फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ और वो चलते गया और एक के बाद एक बैंक और लेंडिंग कंपनी सामने आनी स्टार्ट हुई थी और बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आया। और वो इफेक्ट
पूरी दुनिया के ऊपर देखने मिला था, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी सबके साथ कनेक्टेड है और वही चीज़ें इंडियन मार्केट को फेस करनी पड़ी थी। क्या हमारी कंपनी के फाइनेंशियल ख़राब हो चुके थे? तो उसका जवाब था नहीं, लेकिन वो इम्पैक्ट हमें हमारे मार्केट में भी देखने मिला था। फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे पैनिक सिचुएशन में पैसा निकाल भी लेते हैं। जैसे 2003 से 2008 तक का बुल रन जितना अच्छा था, उतना बुरा 2008 का क्राइसिस भी था। उसके बाद हमें वापस से 2009 के बाद रिकवरी देखने मिली थी और 2011 तक हमारी 2008 की जो हाई प्राइस थी वो आ चुकी थी, यानी कि वापस से मार्केट रिकवर हो चुका था और यहाँ से हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग देखने को मिली थी। उस वक्त 2011 से 2014 के पीरियड में यूरोप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखने नहीं मिला था। और वापस 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुआ, मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो गए थे, लोग कम्प्लीटली डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे और एक के बाद एक हायर हाई हमने मार्केट में देखे। जो 2003 में हुआ था वही चीज़ें हमें वापस 2014 में देखने मिली थी। अभी आप थोड़ा प्राइस के ऊपर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि कैसे निफ्टी मूव कर रही है और अपनी हिस्ट्री को कैसे पीछे छोड़ा है और हर बार न्यू हायर हाई बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, एक्सपीरियंस करनी होगी और लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखना होगा। नॉलेज में डेली बढ़ोतरी करनी होगी और 2019 आते आते हम 12,000 पॉइंट्स टच कर चुके थे, लेकिन 2020 के स्टार्टिंग से हमने वापस कोरोना का इम्पैक्ट देखा और मार्केट अच्छा खासा नीचे आया, अराउंड 7,000 पॉइंट्स तक मार्केट नीचे आया था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मार्केट ने CAGR रिटर्न जो है वो 12,000 पॉइंट्स का हाई कंसिडर करे तो 10.91% प्लस रिटर्न दिया है। स्टॉक मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है और वहीं पे शॉर्ट पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हायर लॉस और हायर प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसमें दोनों कंडीशन इन्वॉल्व रहती है। तो आपने कम्प्लीटली निफ्टी की जर्नी देखी, तो इससे एक समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही एंट्री लेके बिजनेस को समझ के इन्वेस्टमेंट करते हो और सही एग्जिट मार्केट के सेंटीमेंट्स को देख के लेते हो तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे थे अब वो पूरी की पूरी इंडेक्स के बेसिस पे थी। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज में, कंपनीज लिस्टेड है इंडेक्स के अंदर। जितना इंडेक्स बढ़ना इंपॉर्टेंट है उतनी कंपनीज भी बढ़नी ज़रूरी है। तो कंपनीज के रिटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपनीज बिजनेस करती है, यानी कि हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे पॉजिटिव साइड का और एक एग्जांपल देखेंगे निगेटिव साइड का और एक एग्जांपल देखेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स देने वाला। ये सारे एग्जांपल्स आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। इंडेक्स बढ़ना और जो कंपनीज लिस्टेड है इंडेक्स के साथ वो बढ़ना, इसमें कितना डिफरेंस है वो हमें इस एग्जांपल से समझ में आने वाला है। पहले हम पॉजिटिव साइड देखते हैं। इस कंपनी का नाम है अवंती फीड्स। ये चार्ट 10 साल पुराना है। अक्टूबर 2000 में इस कंपनी की शेयर की प्राइस 1.47 रुपीज़ थी। उसके बाद कंपनी का बिजनेस बढ़ा और शेयर प्राइस 2017 में 980 रुपीज़ तक चली गई। अगर आपको इस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदने होते तो आपको 1470 रुपीज़ अमाउंट लगती और 2017 में इसकी वैल्यू 9,80,000 रुपीज़ होती और वहीं पे आज के प्राइस के हिसाब से 4,56,000 होती। तो कंपनी ने रिटर्न्स कितने दिए हैं वो आप इधर देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल निगेटिव साइड का देखते हैं। इस कंपनी का नाम है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़। 2008 में इस कंपनी के हाईएस्ट प्राइस चली गई थी 796 रुपीज़। उसके बाद गिर के आज की प्राइस 1.30 रुपीज़ है। तो इस बिज़नेस ने लॉस किया है। अगर आप इस बिज़नेस के 2 शेयर्स खरीदते तो आपको 1592 रुपीज़ लगते और उसकी वैल्यू 2.6 रुपीज़ होती। तो कंपनी ने कितना लॉस किया है वो हम इधर देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। 2005 में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 132 रुपीज़ थी और हाईएस्ट प्राइस गई थी 2496 रुपीज़ और आज क्लोजिंग प्राइस है 2088 रुपीज़। तो इस कंपनी की प्राइस ड्रास्टिकली बढ़ी नहीं है और ड्रास्टिकली गिरी भी नहीं है। इतने सारे इवेंट हुए, हमने निफ्टी इंडेक्स के वक्त देखे थे, लेकिन प्राइस स्टेडी रही। इवन कोरोना इम्पैक्ट के वक्त भी प्राइस स्टेडी दिखी और इस कंपनी का CAGR था 21% प्लस। मतलब निफ्टी इंडेक्स से अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। निफ्टी इंडेक्स और कंपनी के रिटर्न्स में डिफरेंस है। निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में क्या रिटर्न देगा उससे अच्छा कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छे बिजनेसेस कौन से हैं वो देखना इम्पोर्टेंट है।
आपने निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देखा, फिर आपने स्टॉक्स के चार्ट देखे, इतनी सारी जगह पे मार्केट एक दिन में गिरता हुआ नहीं दिखा। महीने लगे ऊपर जाने में और महीने लगे नीचे गिरने में। तो इस साइकिल को समझना इम्पोर्टेंट है। कब बाय करना है और कब सेल करना है वो समझना इम्पोर्टेंट है, और तभी आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकेंगे। अगर हम आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कौन से डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो हमें पता नहीं रहेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कोरोना इम्पैक्ट के बारे में। ऑल ओवर वर्ल्ड मैसिव इम्पैक्ट गिरा है। हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इंडिया के ऊपर। एक के बाद एक लॉकडाउन अनाउंस किया गया और वो ज़रूरी था, लेकिन इस पूरे टाइम में कुछ सेक्टर छोड़ते हुए जीरो प्रोडक्शन हुआ है। इसका मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जीडीपी के ऊपर। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जीडीपी को हम आगे इसी लेसन में समझेंगे। तो जो भी प्रिडिक्ट किया गया था कि हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी और इतने सारे जॉब क्रिएट होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, वो अब पॉसिबल नहीं दिख रहा है। रिसेंट टाइम में तो पॉसिबल नहीं है, वो नंबर्स हम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे साथ होने वाली है तो ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट हुआ है। तो जो भी ग्रोथ रुक गई थी वो कुछ समय के बाद वापस जैसे थी वैसे बढ़ना स्टार्ट होगी। अगर हम डिटेल में नहीं बात करें कोरोना इम्पैक्ट के बारे में, लेकिन इस इम्पैक्ट को समझे तो इसे रिकवर करने के लिए हमें 1 साल से 3 साल तक का टाइम लग सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर 3 to 7 ईयर्स तक दिख सकता है। ये पूरा इम्पैक्ट रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर गवर्नमेंट अच्छे स्टेप लेती है तो 3 ईयर्स के अंदर हम अच्छे रिजल्ट्स देख सकेंगे, और एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हुआ तो ये इम्पैक्ट 3 to 7 ईयर्स तक बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझे तो टूरिज्म इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये सारी लॉकडाउन के बाद जैसी थी वैसी नहीं हो सकती है। लोग विदाउट रीज़न ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे, विदाउट रीज़न कोई चीज़ खरीदना पसंद नहीं करेंगे, जो इसेंशियल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर कोई सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो दूसरा सेक्टर अच्छा काम करता हुआ दिखता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती है। तो अभी हम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करने से पहले आपको एक सिंपल चीज़ को समझना होगा, वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। किसी भी पीरियड में जितना हम प्रोड्यूस करेंगे गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म्स में, उसे हम जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी को 3 तरह से देखा जाता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी। रियल जीडीपी हम अभी नहीं देखेंगे, इसे हम इकोनॉमिक एनालिसिस में समझेंगे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का भी पार्ट है। रियल जीडीपी को भी समझेंगे तो लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हम समझेंगे नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी। ये समझना इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे जीडीपी को कंसीडर करके, तो आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जीडीपी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान तरीके से हम अभी नॉमिनल जीडीपी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से, एक वॉच है 100 रुपीज़ की और हमने पूरे साल में 100 वॉचेस प्रोड्यूस किए हैं, तो हमारी जीडीपी कितनी हुई? 100 रुपीज़ इंटू 100 क्वान्टिटी इज इक्वल टू 10,000 की एक साल में जीडीपी हुई है। तो ऐसे कैलकुलेशन हर चीज़ का होता है, हर एक आइटम उसमें इंक्लूड किया जाता है और जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। होप आपको समझ में आया रहेगा जीडीपी क्या होता है। हमने सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश की है कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे गुड्स और सर्विसेज, उतना हमारा उस साल का जीडीपी होगा। अभी सभी कंट्रीज़ का जीडीपी डिफरेंट करेंसीज में रहेगा, तो वो कॉमन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ है वो सारी कंट्रीज़ के जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे हमें हर कंट्री के जीडीपी को एक दूसरे के कंट्री के जीडीपी के साथ कंपेयर करने को मिल जाता है। जो हमने एग्जाम्पल कैलकुलेट करके समझने की कोशिश की थी, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो 10,000 की अमाउंट आई थी उसको डॉलर के उस वक्त के प्राइस से डिवाइड किया जाता है, तो हमें नॉमिनल जीडीपी डॉलर में मिल जाती है। समझो डॉलर टू INR 70 रुपीज़ है, तो हम 10,000 को डिवाइड करेंगे 70 के साथ, तो हमें US डॉलर में जीडीपी मिलेगी। अब बात करते हैं पीपीपी जीडीपी के बारे में। इधर आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में खरीदते हो, जैसे समझो आपने मैंगो खरीदा जिसकी प्राइस इंडिया में 20 रुपीज़ है और वहीं पे USA में मैंगो की प्राइस $1 है, तो उसे कन्वर्ट करें इंडियन प्राइस में तो वो मैंगो 70 रुपीज़ का होगा। यानी कि USA में मैंगो महंगा बेचा जा रहा है।
तो ऐसे हर चीज़ को आप देखो और कंपेयर करो तो हर कंट्री की प्राइस डिफरेंट आएगी। मैं मुंबई में होटल में रहता हूँ तो मुझे कम प्राइस लगेगी जब हम कंपेयर करेंगे न्यूयॉर्क के होटल में रहने के एक्सपेंस के साथ। और मुझे जो सर्विसेज ऑफर की जाएगी मुंबई में वही न्यूयॉर्क में सेम सर्विसेज मिलेगी, लेकिन मेरा खर्चा मुंबई में कम होगा और न्यूयॉर्क में ज़्यादा होगा। इसका मतलब न्यूयॉर्क से मुंबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ता है। तो वो क्या हो गई, हर कंट्री की परचेजिंग पावर हो गई। परचेजिंग पावर को कैलकुलेट करना और उसका रिजल्ट सही से आना बहुत डिफिकल्ट है, तो लोग ज़्यादा ध्यान नॉमिनल जीडीपी के ऊपर ही लगाते हैं। लेकिन सही माने तो पीपीपी जीडीपी किसी भी कंट्री की अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारी परचेजिंग पावर समझ में आती है। परचेजिंग पावर पैरिटी का भी एक एक्सचेंज रेट होता है। अभी शायद इंडिया का 18 से 21 के बीच में है, यानी कि अगर एक्सचेंज रेट 70 रुपीज़ है तो पीपीपी का एक्सचेंज रेट 18 से 21 के बीच में है। तो अभी तक आपको नॉमिनल जीडीपी समझ में आई रहेगी और पीपीपी जीडीपी समझ में आई रहेगी। तो अभी हम अपॉर्चुनिटीज़ के टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी इंडिया की जीडीपी 3.202 ट्रिलियन है। ये नॉमिनल जीडीपी है, 2020 में एस्टिमेट की है, और पीपीपी जीडीपी एस्टिमेट की है 11.321 ट्रिलियन। अभी 2019 की जीडीपी बाकी के कंट्री के साथ कंपेयर करें तो हम 5th रैंक पे आते हैं और पीपीपी के हिसाब से हम 3rd रैंक पे आते हैं। अभी एक वेबसाइट पे विजिट करेंगे। PwC एक कंपनी है जो डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड वाइड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके फ्यूचर के जीडीपी के डेटा को प्रिडिक्ट किया है। उसमें कोरोना जैसे इवेंट को काउंट नहीं किया है। इस वेबसाइट पे कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। अगर हम नीचे जाते हैं तो 2016 और 2050 तक कंट्री वाइज पीपीपी के हिसाब से कंट्रीज़ की पोजीशन कैसी रहेगी वो हम इधर देख सकते हैं। अभी की कंडीशन में हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में आते हैं और 2nd यूएसए और 1st चाइना है। 2050 आते आते हम 2nd नंबर पे पहुंच जाएंगे, यानी कि इस डेटा को पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही है और अलग अलग एजेंसीज अपनी तरफ से जीडीपी प्रिडिक्ट करके काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी कंट्रीज़ में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो वो आज इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। उसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं। 2016 के हिसाब से चाइना वर्ल्ड का 18% हिस्सा है, यूएसए 16% हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन 15% हिस्सा है, और इंडिया 2016 में 7% हिस्सा है और 2050 तक बढ़ के 15% तक जाएगा, यानी कि हमारा कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट डबल हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में। और चाइना सिर्फ 2% से बढ़ेगा और 20% हो जाएगा और बाकी की दोनों इकोनॉमी नीचे जाती हुई दिखती है। वैसे अब नीचे आते हो तो हमें इधर चार्ट में कंपैरिजन देखने मिलता है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ती हुई दिखती है। तो हमारी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और उसका हम डायरेक्ट बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी वैसे स्टॉक मार्केट ग्रो होगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट में आएगी, नए स्टार्टअप्स हमें देखने मिलेंगे, नए आईपीओज आएंगे और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने होती हुई दिखेगी। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक कि उस डेवलपमेंट को देखते रहे और कुछ पैसे ना कमाए, या फिर इस डेवलपमेंट का हिस्सा बनकर कुछ इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स कमाए जाए, और उसके लिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि इस पूरे टॉपिक में नई चीज़ें समझने मिली होंगी और हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए अच्छे से नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।